फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब सेफ्टी चैनल सेफ्टी ज्ञान कोश। होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे सेफ्टी क्या है, सेफ्टी को फॉलो करने के लिए जो रीज़न्स हैं, क्या क्या रीज़न्स हैं जो हमें फोर्स करते हैं कि सेफ्टी को फॉलो करना है वर्क प्लेस में, और एज एन एम्प्लॉई अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, और कुछ लीगल नॉर्म्स देखेंगे जो सेफ्टी से रिलेटेड है। सेफ्टी की जब बात आती है कि सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है। तो सेफ्टी की डेफिनेशन देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग दी है, पर अगर हम जिस्ट बात करेंगे तो ओवरऑल यही आता है कि सेफ्टी में एम्प्लॉय को हार्म नहीं होना है, मटेरियल का डैमेज नहीं होना है, और इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट नहीं होना है। तो देखते हैं एक एक करके। द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम और अनलाइकली टू कॉज डेंजर, रिस्क और इंजरी, द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन फ्रॉम फिजिकल इंजरी, the protection of person from ill health, injury, as well protection of the equipment, machineries involved, along with the protection of the environment. Safety can be defined as the absence of danger or physical harm to person extending in the workplace to things such as equipment, material and structure. जब आप सारी डेफिनेशंस, ये 4 डेफिनेशंस देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको यही लगेगा कि सेफ्टी का मतलब है कि आदमी को चोट नहीं लगना चाहिए, आदमी को इंजरी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ मटेरियल का डैमेज नहीं होना चाहिए, और इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। हम देखते हैं कि सेफ्टी को फॉलो करने के लिए रीजंस क्या क्या हैं। मतलब हम बातें तो करते हैं कि सेफ्टी फॉलो करना है, सबको फॉलो करना है, अच्छी बात है, पर सेफ्टी फॉलो करने के बिहाइंड में रीजंस क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 रीजंस आते हैं वो आते हैं मोरल, लीगल, इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल। ये 3 रीजंस है फॉर सेफ्टी, इसलिए ही सेफ्टी को फॉलो करना है। एक एक करके हम देखते हैं ये तीनों का मतलब क्या है। मोरल रीज़न, जैसा हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है मोरल रीज़न। मोरल ऑब्लिगेशन नॉट टू हार्म एनीवन। सभी के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि किसी को चोट ना लगे। हमारे वर्क प्लेस में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी है, एक नैतिकता है कि हमारे साइट पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं किसी को चोट ना लगे। जो आदमी जैसा काम करने के लिए आया है वो आदमी वैसे ही अपने वर्क प्लेस से वापस अपने घर को जाए। एम्प्लॉयर्स हैव मोर ऑब्लिगेशंस टू प्रोटेक्ट देयर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के ऊपर जिम्मेदारी है किसी को चोट ना लगे। हमें भी एज एन इंडिविजुअल हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे टीम में कोई आदमी है या हमारे इंडस्ट्री में कोई आदमी है या XYZ इंडस्ट्री के बाहर भी, अगर जहाँ भी हम सुनते हैं कि इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हुआ, इसमें इसकी जान चली गई या चोट लग गई, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। यही है मोरल ऑब्लिगेशंस। मोरल इज एट पार इंपॉर्टेंट वेयर द एम्प्लॉयर्स गो टू लॉन्ग जर्नी टू एनकरेज देयर वर्कमैन टू गिव कमिटमेंट। देखिए, जब एक इंडस्ट्री में आप जॉब करते हैं जहाँ एम्प्लॉयर का जो एनकरेजमेंट है वर्कर्स के प्रति कि सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, मतलब सेफ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट हो, किसी आदमी को चोट ना लगे, तो जो एम्प्लॉय रहता है उसे भी अच्छा फील होता है कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, जहाँ हमारी सुनी जाती है और जहाँ हम सेफ हैं। तो एक ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है लीगल रीज़न। मतलब नैतिकता बोल दिया हमने, मोरल रीज़न है, ऐसा नहीं कि दैट इज़ इनफ, लेकिन कुछ जब तक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस नहीं आते हैं तो सेफ्टी की जो बात करते हैं फॉलो करने के, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैगिंग रहता है। इसलिए आता है लीगल रीज़न। एवरी कंट्री हैज़ रूल्स एंड रेगुलेशन विच नीड टू बी फॉलोड। हर एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। हमारे यहाँ अगर कोई वायलेशन होता है, हम सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन करते हैं, तो पहला क्या हो सकता है, पेनाल्टीज़। जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हैवी पेनाल्टीज इम्पोज कर सकती हैं। दूसरा क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट आपको पता होगा, एक ये जनरली ऑक्यूपायर और फैक्ट्री मैनेजर के ऊपर होता है। कोई भी सेफ्टी का वायलेशन हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, अब नियम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, इसमें अगर कोई लैप्सेस पाई जाती हैं तो वो जो होगा इम्प्रिजनमेंट का एक ऑप्शन रहता है स्टेट अथॉरिटीज़ के पास, वो इम्प्रिजनमेंट कर सकती हैं। दूसरा क्या होता है, बोथ पेनाल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट। मतलब आपके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर पेनाल्टी भी इम्पोज होगी, और जो रेस्पेक्टिव आदमी है, गिल्टी है, जो ऑक्यूपायर है, फैक्ट्री मैनेजर है, उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी का चार्जेस भी लग सकता है। और लास्ट जो है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो है क्लोजिंग ऑफ द फैक्ट्री। मतलब कोई अगर मेजर वायलेशन हो रहा है, मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो गवर्नमेंट फैक्ट्री को बंद करा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसा हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जहाँ इतने लोगों की जान गई, उसके बाद कंपनी के ऊपर ताला लगा दिया गया। ये हो गया दूसरा रीज़न, हमारा लीगल रीज़न। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिकल रीज़न। देखिए, जब तक फाइनेंशियली पेन कहीं नहीं होता है, किसी भी चीज़ में
हम सक्सेस नहीं लेते हैं जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। हम रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला अगर हमको देख के वार्न करके छोड़ देता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगली बार हम फिर रिपीट करेंगे। बट अगर हमारे ऊपर चालान कटता है, हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है, तो श्योर है कि नेक्स्ट टाइम 99.9% आदमी सतर्क रहेगा और वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा। और पेनल्टी इकोनॉमिकल जो लॉस है वो हम देखेंगे। कॉस्ट इन्वॉल्व जहाँ रहता है किसी इंडस्ट्री में, वो दो तरीके का कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट से जुड़ा। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसा हमने देखा होगा आइसबर्ग मॉडल, समुंदर की सतह के ऊपर एक बर्फ़ दिखती है और समुंदर के अंदर उस बर्फ़ का और पार्ट रहता है। तो जो दिखने वाला पार्ट है वो छोटा होता है जनरली, और जो ना दिखने वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसी तरीके से एक कॉमन आदमी डायरेक्ट कॉसेस तो जान जाता है, समझ जाता है, पर इनडायरेक्ट कॉसेस पे फोकस उसका नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा, किसी आदमी को चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है तो सिक पे दिया जाएगा, कंपनसेशन क्लेम्स होगा, डैमेज प्रोडक्ट और इक्विपमेंट जो है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व है, कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, उसका खर्चा चल रहा है, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट में है। इसके अपेक्षा हम देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इन्वॉल्व इन हायरिंग न्यू एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय की को चोट लगा, किसी एम्प्लॉय की जान गई, उस एम्प्लॉय को रिप्लेस करने के लिए एक दूसरा एम्प्लॉय लेके आएंगे। उसमें जो हायरिंग का जो प्रोसीजर होगा वो रिगरस प्रोसीजर होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। ये इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक कॉस्ट है कंपनी के ऊपर। ट्रेनिंग कॉस्ट, हम आदमी लेके आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्किल जो एक विक्टिम के पास था या इंजर्ड पर्सन के पास जो स्किल्स थे वो सेम हमको स्किल्स मार्केट में किसी दूसरे इंडिविजुअल के पास हूबहू मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एम्प्लॉय आएगा, उसको हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग का एक अलग कॉस्ट होगा। ट्रेनिंग इन हाउस ट्रेनिंग हो सकती है, एक्सटर्नल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी एक कॉस्ट फैक्टर है। लॉस ऑफ मोराल, कहीं भी एक्सीडेंट होती है तो वहाँ के वर्किंग क्रू का जो रहता है वो मोराल डाउन हो जाता है। वैसे ही तो एक आदमी के एक्सीडेंट की वजह से सारे क्रू का मोराल डाउन होगा और उससे जो एफिशिएंसी थी वो कम हो जाएगी। ठीक है। लॉस ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, मार्केट में किसी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होता है, मार्केट में एक रेपुटेशन आएगी कि उस इंडस्ट्रीज में तो फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होते हैं और हमारा जो बिजनेस रेपुटेशन है मार्केट में वो ख़राब होगा। प्रोडक्शन डिलेज, एक्सीडेंट होते हैं, एम्प्लॉय चला गया, इंजर्ड पर्सन, मोराल डाउन है, हो सकता है कि साइट 2 दिन के लिए बंद करनी पड़ जाए, हो सकता है कि वहाँ जो है यूनियन लीडर्स या कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो, फैक्ट्रीज को स्टे लग जाए, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो डिले होगा, वो भी एक कॉस्ट है। उस प्रोडक्शन डिले करने के लिए हम आदमी को ओवर टाइम देंगे ताकि प्रोडक्शन, क्योंकि मार्केट में हमको अगर सप्लाई करना है प्रोडक्ट और हम डिज़ायर्ड टाइम में नहीं दे रहे हैं तो हमारा एक अलग रेपुटेशन ख़राब होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्शन टारगेट को मीट करने के लिए हम ओवर टाइम देंगे अपने वर्कर्स को, जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की लिस्ट और भी है, हमने कॉमन लिया है जो एक बिल्कुल फ्रीक्वेंट आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एज एन एम्प्लॉय अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू फॉलो द रूल्स ऑफ द वर्क प्लेस। जो साइट के नियम है उसको हमको फॉलो करना है। हम एम्प्लॉयर से अपनी ट्रेनिंग के लिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज इन्हेंस करने के लिए बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं। जो रिसोर्सेस हमको प्रोवाइड की गई हैं, जैसे पीपीज हो गई या इक्विपमेंट्स हो गए, उसको हमको जुडिशियस यूज़ करना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्यूपायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। हम ऑक्यूपायर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी हमारे साइट पे के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या लैप्सेस हैं। टू हाईलाइट द कंसर्न इशूज अराइजिंग आउट ऑफ द जॉब। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हमको डेफिनेटली हाईलाइट करना ऑक्यूपायर के ऊपर। टू रिप्रेजेंट डायरेक्टली टू द इंस्पेक्टर डायरेक्टली इन मैटर ऑफ इनएडिक्वेट प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द फैक्ट्री। जो भी कंसर्न्स आ रहे हैं, हमारे इशू आ रही है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, तो पहले तो हम ऑक्यूपायर को बताएंगे। लेकिन अगर ऑक्यूपायर फिर भी नहीं सुनता है तो हमारे पास डायरेक्ट अथॉरिटी है कि हम जो इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स से यहाँ टर्म है जो स्टेट के डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज जो भी हैं, जो विजिट करने के लिए आते हैं, उनसे हम डायरेक्टली इन मैटर्स में बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है प्रोविजंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो इनएडिक्वेट है। ये हमारे पास एज एन एम्प्लॉय हमारी फ्रीडम है। आगे देखते हैं हम लीगल एक्ट एंड रेगुलेशंस इंडिया। हमने कुछ सारे लीगल जो एक्ट एंड रेगुलेशंस हैं उनको कवर नहीं किया है। सम ऑफ द लीगल एक्ट्स एंड रेगुलेशन दैट नीड टू बी फॉलोड नेचर ऑफ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने कुछ देखते हैं जो बिल्कुल कॉमन है, जो हर एक सेफ्टी ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। एक कॉमन आदमी जो एम्प्लॉय है उसे, चाहे वो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का,
वो इन बेसिक जो एक्ट्स हैं इनसे हमेशा उनके नॉलेज में रहता है। तो पहला आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दूसरा आता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, BOCW एक्ट जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एप्लीकेबल है, फैक्ट्रीज एक्ट एक फैक्ट्री में एप्लीकेबल है, माइंस एक्ट 1952 माइंस में एप्लीकेबल है, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, द डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986, डॉक वर्कर्स मतलब जो पोर्ट पे जॉब कर रहे हैं। इसी तरीके से 13 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मर्ज करके एक नया कोड बनाया जिसका नाम है ऑस कोड, जिसका फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को 2020 में फ्रेम कर लिया गया। फ्रेम करने के बाद रेस्पेक्टिव स्टेट्स इस पर अपने स्टेट रूल्स बना रही हैं। कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गई, इन स्टेट्स ने अपने रूल्स फॉर्म कर लिए हैं। आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है और जो और भी एक्ट्स 13 एक्ट्स एंड रेगुलेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एबॉलिश हो जाएंगी और OSH कोड 2020 ही एप्लीकेबल रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो नॉलेजेबल है, आपको ज़रूर बेनिफिट करेंगे। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको स्टडी चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।